तो आगे स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पढ़ा था मोटर न्यूरॉन कि मोटर न्यूरॉन क्या होता है, जो कैरी करता है इम्पल्स को सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल या ग्लैंड के पास। क्लियर है। अब आते हैं हम इस पे इफेक्टर पे। इस पे इफेक्टर पे कि इफेक्टर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मोटर न्यूरॉन के बाद जो काम आता है वो इफेक्टर का आता है। इफेक्टर नाम से पता चला इफेक्ट शो करना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि इंग्लिश में लिखवा देता हूँ और हिंदी में समझा देता हूँ। इंग्लिश में लिखा देता हूँ पहले, एक सेकंड। एन effector is a muscle an effector is a muscle or gland that performs a response that performs a response। क्लियर है। कहने का मतलब सिंपल सा है, मसल और ग्लैंड्स को मिलाकर इफेक्टर्स कहते हैं। जो भी ये मसल और ग्लैंड्स है ना, इनको एक साथ मिल के क्या बोलेंगे, इफेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि जब मोटर न्यूरॉन सिग्नल देते हैं मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और हाथ जो है वो एकदम सीधा पीछे हट जाता है। ठीक है, तो इसलिए इफेक्टर कौन हो गया, मसल या ग्लैंड। क्लियर है। तो हम एक कंप्लीट एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जिससे हमें क्लियर एक ही बारी में अब सामने दिखे। ऐसे लिख लो, रिफ्लेक्स आर्क। एक सेकंड रुकना। ये सब क्या है, वाइट कलर में। रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क का फ्लो चार्ट बना लेते हैं। उसको हाईलाइट कर देते हैं। इसमें आ जाता है हमारा पहले क्या आता है, हीट। फिर उसके बाद हीट किसको लगी, स्किन। रिसेप्टर को। ठीक है, स्किन रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन तक गया, जो कहाँ पे लेके गए, रिले न्यूरॉन के पास। रिले न्यूरॉन पाथ होता है बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। और जैसे मोटर न्यूरॉन पे गया तो मोटर न्यूरॉन ने उस इंफॉर्मेशन को इफेक्टर्स तक पहुंचा दिया। इफेक्टर्स मतलब कि मसल। ठीक है, इस पूरे को क्या बोलेंगे, और फिर क्या हो गया, हाथ पीछे चले गया तो हैंड विदड्रॉ।
मैंने विड्रॉ कर दिया। क्लियर है? ये अच्छा नहीं है। सिंपल सी बात है, इसको ऐसे कर देते हैं। क्लियर है? तो ये है इसका पाथ। अब एक लाइन है इम्पोर्टेंट, उसको ज़रा लिख लेते हैं कि एक लाइन है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, जिसमें बताया जाता है कि, पहले मैं इंग्लिश में उस लाइन को लिख लेता हूँ। रिफ्लेक्स है कि रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड reflex arcs are formed in the spinal cord itself, although the information also reaches the brain। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्स आर्क जो होती हैं वो क्या करती हैं? सीधी सी बात अगर बोलें, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेन को कुछ पता ही नहीं चलता। आई समझ? ब्रेन को इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलती है। क्या होता है? ब्रेन को इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलती है। रिफ्लेक्स आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ ऑल्दो द इंफॉर्मेशन आल्सो रीचेस द ब्रेन। कि हाँ, रिफ्लेक्स आर्क स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाती है और उधर से आगे इंफॉर्मेशन जल्दी मसल तक पहुंच के जल्दी रिएक्ट होता है, बट दैट डजंट मीन कि इंफॉर्मेशन ब्रेन तक कभी पहुंची ही नहीं। ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलती है, बस डिफरेंस इतना है कि रिस्पॉन्स पहले हो जाता है, फीलिंग बाद में होती है। क्या हम बोला मैंने? रिस्पॉन्स पहले हो जाता है और उसकी फीलिंग बाद में आती है। ऐसे होता बस इतना है कि रिस्पॉन्स पहले हो जाता है, उसके बाद फीलिंग आती है। उसके होने की फीलिंग बाद में होती है। ज़रूरी नहीं है कि रिस्पॉन्स, मतलब इसमें तो साइंस में तो हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं वो ठीक है कि रिस्पॉन्स पहले आता है, फीलिंग बाद में होती है। इसको अपनी सोशल लाइफ में नहीं ऐड कर देना कि रिस्पॉन्स पहले आना चाहिए और फीलिंग बाद में बना लेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वही जो मैंने आपको बताया कि गर्म तवा, हाँ उसी के पीछे लगा हूँ मैं तुम्हारे। तो गर्म तवे को अगर तुम छू लिया तुमने अगर, ठीक है, तो तुम्हारा हाथ से पीछे चले जाएगा। फिर 2-3 मूवमेंट्स बाद आप बोलते हो कि यार कितना गर्म था। ठीक है, पेन का एक्सपीरियंस ब्रेन ने पहले ही फील कर लिया, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बॉडी उससे पहले ही बच चुकी होती है। समझे? मतलब पेन का फील तो तुम्हें बाद में तुमने बोला ना, ओह, बट उससे पहले तक तो हाथ पीछे हो चुका था। तो क्या मतलब है कि हाँ, मैंने हाथ पीछे जल्दी कर दिया, बट दैट डजंट मीन कि मेरे ब्रेन को पता नहीं चलेगा, ब्रेन मेरा सोया ही रहेगा। ऐसा नहीं है। आपके ब्रेन को भी पता चलता है, बट पहले रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि बचना ज़रूर, बॉडी बचना ज़रूरी समझती है पहले, तभी तो इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी रूट रिफ्लेक्स आर्क रूट होती है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क से होते हुए जाते हैं। आई समझ? बस यही चीज़ है। पेन का एक्सपीरियंस ब्रेन में होता है, लेकिन बॉडी पहले ही बच चुकी होती है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, वो इधर दिखाए हुए हैं तो वो मैं लिख देता हूँ कि वाई आर रिफ्लेक्स एक्शंस आर इम्पोर्टेंट। ये तो पता है तुम्हें कि वाई आर रिफ्लेक्स एक्शंस इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो तुम इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी पेशेंट बन जाओगे और कुछ नहीं। लिख लेते हैं इसको, थोड़ी इंग्लिश मार लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम सडन, क्या सडन, सडन इंजरीज या एक्सीडेंट्स by providing quick and automatic responses to harmful environment change stimuli। रिफ्लेक्स एक्शन का मेन पर्पस बॉडी को डेंजरस सिचुएशन से बचाना है और कुछ नहीं। क्लियर है? ठीक है, अब हमें पूरा समझ आ गया कि रिफ्लेक्स एक्शन का सिग्नल बॉडी में किस रूट से ट्रैवल करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम एनसीईआरटी के ह्यूमन ब्रेन वाले सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम सीएनएस भी बोलते हैं, वो क्या होता है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, और हर चीज़ को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो एक 2 सेकंड्स का ब्रेक ले लो तुम, और ये उतार लो। इतना ही है ना, इतना है इफेक्टर तक है ना। हम्म, ध्यान से एक बार अगर समझ लिया ना तुमने, फिर तुम्हें बाद में कभी इशू नहीं आएगा, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवर टेप के ये नहीं, मॉडर्न कैलीग्राफी ठीक है। डैश्ड पेन राइटिंग ये कब बाद में देखेंगे इसको। अब मुझे पहले क्वेश्चन का रिप्लाई करो, ठीक है? मैं लिखता हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ। बार बार बोलते रहता हूँ ना, तो तुम ध्यान ही नहीं देते हो। अब मैं लिखूंगा और तुम गेस करोगे कि क्या ये क्वेश्चन है और क्या इसका आंसर होगा। क्योंकि जब तुम 2x पे करोगे तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, और जो ध्यान से सुन रहे होंगे उनको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन का काम क्या हुआ? क्या ब्रेन सिर्फ इमरजेंसी के बाद इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसका सिर्फ यही काम है कि अच्छा जनाब, जैसे क्या बोलते हैं, कोई मुसीबत आ रही है तो रिफ्लेक्स एक्शन अपना काम कर दिया,
हमारा काम से बैठे बैठे सिर्फ सुनना है कि अच्छा ये था, वो हुआ था, वगैरह हुआ था, ये हुआ था, क्योंकि काम तो सारा स्पाइनल कॉर्ड कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल सेंटर होता है। क्या होता है? ब्रेन इज द important control center of our body। ठीक है, और यही हम समझने वाले हैं। क्लियर है? ठीक। तो एनसीईआरटी कहती है कि नर्वस सिस्टम को दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। किसको? नर्वस सिस्टम। मतलब मान के चलो ये रहा तुम्हारा नर्वस सिस्टम। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? क्या बोलती है एनसीईआरटी कि नर्वस सिस्टम को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसी बारे में हम पढ़ेंगे। हेडिंग डाल देते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। वो दो पार्ट वैसे तुम्हें पता ही होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सुना होगा तो अच्छे, बाकी आगे मैं बोलने ही वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है हमारा, जिसमें पहला पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम CNS भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द सेंट्रल नर्वस consists of the brain and the spinal cord। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सी चीजें होती हैं? ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सीएनएस जो है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो बॉडी का मेन कंट्रोल सेंटर है। और इसके सिर्फ क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन यहीं लिए जाते हैं। क्लियर है? जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो सारे यहीं लिए जाते हैं। अब आ जाते हैं जो दो पार्ट में नर्वस सिस्टम डिवाइड हो रहा है, तो दूसरा पार्ट क्या है? तो बच्चों दूसरा पार्ट है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? PNS। PNS। ठीक है, तो जो द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो क्या होता है? कंसिस्ट करता है ऑफ all the nerves that arise
from the brain and spinal cord and spinal cord मतलब समझना समझ लेते हैं। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी के हर ऑर्गन से कनेक्ट कौन करता है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो कौन है, अपना ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, बट इसको हर बॉडी पार्ट तक कनेक्ट कौन करता है, कौन करता है, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स पूरी बॉडी में फैली होती हैं उन सबको मिलाकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। हाँ, तो समझ आई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी सारी की सारी नर्व्स पूरी बॉडी तक जुड़ी होती हैं उन सबको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि ब्रेन और हैंड के बीच कनेक्शन कौन बनाता है, ब्रेन और हैंड के बीच कनेक्शन कौन बनाता है। मैंने तो तुम्हें बता दिया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और ब्रेन से जो भी नर्व्स जाती हैं उन्हें बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और हैंड के बीच में जो जा रहा है वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और हैंड के बीच कनेक्शन कौन बना रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आते हैं ह्यूमन ब्रेन पर, ठीक है। तो बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन कौन सा है, वो एक ही है, ब्रेन। कॉम्प्लेक्स समझते हो ना, सिंपल कॉम्प्लेक्स, चल क्यों नहीं रहा। अब आते हैं ह्यूमन ब्रेन पे, तुम्हारा दिमाग। धीरे धीरे आदत हो जाएगी इस पे लिखने की। देखो बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ब्रेन होता है, ठीक है, क्योंकि एक तो अगर इसका वेट अगर पूछा बाय चांस तो वेट इसका लिया जाता है 1.2 या 1.4 kg समथिंग तक का होता है, ठीक है। लेकिन क्लास 10th के लिए वेट इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तुम्हें जानना है तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि 1.2 से 1.4 kg तक का होता है। मेन इसका इंपॉर्टेंट ह्यूमन ब्रेन में क्या है, इसके फंक्शंस, ठीक है, इसके फंक्शंस। तो जो भी ब्रेन इंफॉर्मेशन रिसीव करता है सारी बॉडी से, ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जो भी इंफॉर्मेशन उसे सारी बॉडी से मिलती है उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन क्या करता है, प्रोसेस करता है, और फिर उस हिसाब से इंटरप्रेट करके जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली जो रिस्पॉन्स उसको देना है वो सुटेबल रिस्पॉन्स भेज देता है। क्लियर है। यानी कि मान के चलो इसको ऐसे, बॉडी ऑर्गन्स थे बाकी सारे, मसल्स वगैरह जो भी बाकी थे उन सब ने उनको अभी ऐसे ले लो, सेंस ऑर्गन्स थे, उन्होंने ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजी, फिर ब्रेन ने डिसीजन लिया, फिर डिसीजन लेने पे अब काम कौन करेंगे, फैक्टर वैसे बाल कर लो, मसल्स या ग्लैंड्स, क्या करेंगे, रिस्पॉन्स। बड़ी बार सुन चुके हो, मगर जितनी बार मैं बोल रहा हूँ उतनी बार रिवीजन तो हो ही रही होगी तुम्हारी, ठीक है। अब आते हैं ब्रेन की प्रोटेक्शन पे, कि हमारा इतना इम्पोर्टेंट, मतलब मैंने ऊपर ही तुम्हें बताया क्या, ब्रेन इज द इम्पोर्टेंट कंट्रोल सेंट्रल ऑफ अवर बॉडी। तो अगर ब्रेन इतना इम्पोर्टेंट है तो ब्रेन को प्रोटेक्शन की जरूरत है। जेड प्लस सिक्योरिटी तो नहीं मिलेगी, बट इतने की कोई नुकसान ना हो। अगर ये ब्रेन इतना इम्पोर्टेंट है तो इसकी नेचर ने प्रोटेक्शन भी तो की होगी, ताकि ये एक इंसान सीधा
काम करना बंद ना हो जाए। एक मशीन में जैसे जैसे गाड़ी में एक इंजन होता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी उतना ही काम करता है। हार्ट तो होता ही होता है, बट दिमाग भी उतना ही ज़रूरी होता है, वरना सिर्फ हम एक जिंदा लाश की तरह होंगे। ठीक है। हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक बोनी बॉक्स मतलब बोन से बना हुआ बॉक्स, हार्ड बोन जो होती हैं उनसे बना हुआ बॉक्स के अंदर रखा होता है। और इस बॉक्स को हम क्रैनियम साइंस की लैंग्वेज में, या तुमने सुना होगा स्कल भी कहते हैं। क्लियर है। ब्रेन की प्रोटेक्शन कौन करता है? क्रैनियम। क्रैनियम या स्कल भी बोल सकते हो। हेडिंग इससे डालूंगा और इस वाइट से लिखूंगा, इधर ठीक है। द हार्ड बोनी बॉक्स that protects the brain is called the cranium या skull। ठीक है। यही रीजन है कि हेड इंजरी डेंजरस होती है। नेचर ने ब्रेन को तभी हार्ड बोन के अंदर इसलिए रखा है ताकि क्या हो, एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्शन मिले। क्लियर है। क्योंकि अगर सीधा ही अगर ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है, उसको सीधा ही हाथ किसी का बच जाए, थोड़ी सी भी चीज़ से लग जाए, तो ब्रेन काम करना बंद हो जाएगा और पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, रिएक्शंस रिस्पॉन्स सब बंद हो जाएंगे। और इसमें सिर्फ स्कल ही प्रोटेक्शन नहीं देता है, एक चीज़ और है जो प्रोटेक्शन देती है, वो है क्या होता है वो? अगर तुम्हें पता होगा तो तुम बोल सकते हो। बाकी मैं तो लिखने ही वाला हूँ। उसे बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये स्कल और ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है जो एक एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो इसको पहले लिख लेते हैं। दी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड acts as a shock absorber and protects the brain from mechanical injury। क्लियर हुआ? मतलब एक तरह का शॉप बोल रहा हूँ, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जैसे तुमने बाइक में देखे होंगे, मतलब जैसे ही झटका बजता है तो वो एक ही दम सीधा अंदर तक नहीं आता, वरना आएगा। अगर बाइक या कार में शॉक एब्जॉर्बर नहीं हो तो सीधा सीधा गाड़ी टूट जाती है, पूरी पूरी हिल जाती है, पूरे उसके नट लूज हो जाएंगे। इसलिए शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे उधर शॉकर लगे होते हैं, वैसे इधर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। ठीक है। जैसे सपोज आप बाइक से जा रहे हो तो हल्का सा झटका लगता है, अगर ब्रेन डायरेक्टली स्कल से टच करता फिर तो डैमेज हो सकता था। लेकिन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक कुशन की तरह काम करता है। ऐसे समझ, ये शॉक को अब्जॉर्ब करता है और जिससे कि इंजरी होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। मान लेते हैं जैसे मोबाइल कवर भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि मोबाइल कवर अगर फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है, कैसे करता है? जैसे गिरता है तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फ़ोन तक पहुंचने ही नहीं देता है उस झटके को। वैसे ही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है?
अगर क्लियर है तो तुम एक काम करोगे, अपनी बुक के 6.3 पे जाओ, फिगर है एक 6.3 देखो। इसमें बोर्ड एग्जाम में जो होते हैं ना, इसमें डायग्राम्स के लेवल पूछे जाते हैं, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक से हाँ, फिगर 6.3 ओपन करो, फिगर 6.3 को अपने सामने बुक में ओपन करो, करिए। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में इस डायग्राम के जो भी लेवल हैं वो ध्यान रखना, क्योंकि उधर ज़रूरी हो सकता है, और डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना। और अगर हो सके तो जैसे अगर तुम मेरे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे नोट्स उतार रहे हो, तो इधर जहाँ पे फिगर 6.3 लिखा है वहाँ पे तुम्हारी डायग्राम बन जानी चाहिए। क्लियर है? क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती है साइंस में। हर क्वेश्चन के साथ अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें डायग्राम उसकी आती है तो बनाना अच्छा रहता है, अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। अब बता देते हैं ब्रेन के बारे में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो हमने नर्वस सिस्टम तो बता दिया, दो पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ब्रेन, ब्रेन भी तो है। अब ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो, पता कुछ? ब्रेन डिवाइड है 3 पार्ट्स में, 1, 2 एंड 3 पार्ट्स में। क्लियर है? और वो क्या है? पहला है उसमें फोर ब्रेन, फिर है उसमें मिड ब्रेन, फिर है हिन ब्रेन, हिन ब्रेन। स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन से। फोर ब्रेन क्या काम करता है, फंक्शन क्या उसका? दी फोर ब्रेन is the main thinking part of the brain, main thinking part of the brain। क्लियर? क्या है? मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे डेवलप्ड पार्ट है, ठीक है। और जो भी हम सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, याद रखते हैं, लर्न करते हैं, कुछ भी, ये सब कहाँ पे हो रहा है? फोर ब्रेन में। क्या क्या ये लिख सकते हैं? ठीक है। थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, रिमेम्बरिंग पावर, लर्निंग एक्सेट्रा, ये सब कहाँ पे होता है? फोर ब्रेन में होता है। ये सारा सोचने सोचने वाला काम सारा कहाँ होता है? फोर ब्रेन में होता है। जैसे कि मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, अभी जैसे कि आप, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो जो भी देख रहे हो आप इसमें, तो इसमें जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ और आप ये समझ रहे हो, तो ये समझ कैसे रहे? ये कौन कर रहा है? समझने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। हाँ, आप कर, एक तरीके से आप ही कर रहे हो, बट सही में कौन कर रहा है? अगर साइंटिफिक साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो कौन कर रहा है? जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना हो गया, एग्ज़ाम लिखना, ठीक है। जैसे मूवी तुम देखते हो तुम्हें याद रहती है, ठीक है। फ्रेंड का नाम याद रखना, ठीक है। वैसे कुछ लोगों को भूल ही जाना चाहिए, बट ठीक है। ये सब कौन करता है? फोर ब्रेन।
तो जब तुम बोलते हो ना कि किसी चीज़ की तुम्हें बार-बार याद आ रही है और तुम भूलना चाहते हो, तो वो भूलने भूलने को नहीं दे रहा तुम्हें फोरब्रेन, तो गलती तुम्हारी नहीं फोरब्रेन की है। अब तुम साइंस पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। तो ये सब कौन करता है? फोरब्रेन करता है। तो फोरब्रेन के पास क्या होता है? अलग-अलग स्पेशलाइज्ड एरिया होते हैं, जैसे हियरिंग, स्मेल, देखना एंड सो ऑन, साइट एंड सो ऑन। ठीक है? बाकी फोरब्रेन की काम तो तुम्हें लिखवा दी मैंने कि ये थिंकिंग एरिया में काम करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। ठीक है? रिमेम्बरिंग पावर मतलब मेमोरी, लर्निंग, हियरिंग एरिया, ये सब करता है। ठीक है? हियरिंग एरिया में भी काम करें। जैसे एक सेकेंड, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 2+2 या 9+9 कितने होते हैं? तो अभी जो तुमने कैलकुलेशन अभी अपने मन में की, वो किस पार्ट ने की? ये एग्जांपल सही पूछी। ये तो और अच्छी है। ये 2+2 तो तुम्हें करना आ ही जाएगा। बाद में पता चला मैं कोई टफ सा कैलकुलेशन पूछूं तुमसे निकले नहीं और तुम बोलो सर पता नहीं किसने की, क्योंकि आ तो रहा नहीं कुछ। तो 2+2 जैसे तुमने माइंड में आया 4, वो किसने काम किया? वो काम किया तुम्हारे कैलकुलेशन का काम तुम्हारे किसने किया? फोर ब्रेन ने। किसने? फोर ब्रेन ने। तो बस क्या बोलते हैं, आज के लिए इतने। आज हमने जो भी पढ़ा तुम्हें, अगर मैं फोर ब्रेन तक हम आज के लिए रखेंगे, जिसमें हमारा आ गया, क्या क्या आया था हमारा, मोटर न्यूरॉन से फैक्टर से स्टार्ट किया था। ठीक है? उसके बाद हमारा अपना रिफ्लेक्स आर्क आ गया, फिर थोड़े क्वेश्चन के लिए, फिर हमारे पास CNS आ गया, PNS आ गया, ब्रेन प्रोटेक्शन आ गया, फिर क्रैनियम आ गया, फिर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आ गया, फिर ब्रेन के 3 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट हमने समझ लिया। क्लियर? आज के लिए इतना ही रखें या आगे पढ़ना चाहते हैं? हम्म क्या बोलते हो? या 2 पार्ट ये भी खत्म कर ही देते हैं ना? एक काम करते हैं, ये 2 पार्ट भी खत्म कर देते हैं। तो कोई नहीं, वही करते हैं। अब हम पढ़ते हैं, क्योंकि 1-2 पार्ट ऐसे रह जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। अब आ जाते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन तो क्या है? द मिड ब्रेन, पहले लिख ही लेता हूँ। एक्ट्स एज ए रिले सेंटर। रिले याद आ गया तुम्हें? क्या बोल रहा हूँ? एंड हेल्प्स इन विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। क्लियर है? इसका सिंपल से सिंपल पहली चीज़ अगर तुम्हें बोलो तो सिंपल से सिंपल, 1 मिनट आया मैं ठीक है? तो हाँ, कहाँ पे थे हम? मिड ब्रेन के बारे में। तो इसमें सिंपल से लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो मिड ब्रेन क्या करता है? इंफॉर्मेशन के आगे पास करने में हेल्प करता है। क्या करता है? मिड ब्रेन क्या करता है? इंफॉर्मेशन को आगे पास करने में हेल्प करता है। जैसे मोटर न्यूरॉन में था ना कि रिले न्यूरॉन ने पास की थी इंफॉर्मेशन। ठीक है? तो वैसे ही इसमें कौन काम करता है? मिड ब्रेन इंफॉर्मेशन को पास करने में हेल्प करता है। और आंखों और कानों से रिलेटेड कुछ रिफ्लेक्सेस का कंट्रोल भी यही करता है। ठीक है? जैसे आंखों और कानों से जो भी हम सुनते हैं और उसके हिसाब से जो हम रिएक्ट करते हैं, उसमें भी विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस का काम भी कुछ हद तक यही करता है। क्लियर है? बस इसके बारे में इतना ही है। और एक चीज़ और भी, ऐसे तुम लिखा तो होगा ही तुमने, बट तब भी मैं फिर भी बता देता हूँ कि
फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच कनेक्शन का काम करता है अपना मिड ब्रेन। ठीक है, बीच का है ना, तो इसमें मिड ब्रेन, तभी नाम से मिड ब्रेन है, उससे समझ लो विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस का काम करता। अब आ जाते हैं अपना हिंड ब्रेन पे। अब ये नहीं बोला मिड ब्रेन है तो मिड में है, तो हिंड ब्रेन है तो हिंदुस्तान में होगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी में बोला जाता है कि हिंड ब्रेन के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, क्या हिंड ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट। सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंग ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम और पॉन्स। ठीक है, और क्लास 10th में जहाँ तक मैंने देखा है, आगे क्या चेंज करते हैं पता नहीं, बट पॉन्स का सिर्फ नाम ही आता है, इसलिए उसका एक्स्ट्रा फंक्शंस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना खास कोई ज़रूरत नहीं है। बट सेरिबेलम, सेरिबेलम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो हम पहले इसके लिए बात कर लेते हैं। सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम क्या काम करता है अगर सोचा जाए। तुम्हारे एनसीईआरटी में ये कहा जाता है, जो कि है भी, कि सेरिबेलम क्या है। जैसे कि मान के चलो आप साइकिल चला रहे हो या क्रिकेट खेलते हो या सीढ़ियों से बिना गिरे उतरते हो, तो ये सब कैसे होता है, क्योंकि बॉडी को बैलेंस मेंटेन करना होता है इन सब में। ठीक है, और बॉडी का बैलेंस मेंटेन कौन करवाता है, सेरिबेलम। बैलम से ऐसे याद रख लो, बी से बैले, बैले डांस अगर किसी को पता हो, उसमें भी बैलेंस की बहुत ज़रूरी होती है, तो बैले मतलब बैलेंस, मतलब सेरिबेलम किसका काम करता है, बैलेंस मेंटेन करने का। जैसे क्रिकेट खेलना, सीढ़ियों से उतरना बिना गिरे, साइकिल चलाना, ये सब में बैलेंस की ज़रूरत होती है। बैलेंस नहीं होगा तो गए आप, क्योंकि इसमें सिर्फ मूवमेंट करना काफ़ी नहीं है, मूवमेंट स्मूथ भी होनी चाहिए और बैलेंस भी होनी चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा है, जब पहली बार चलना शुरू करता है तो बार बार गिरता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके सेरिबेलम अभी सीख रहा है। प्रैक्टिस के साथ सेरिबेलम कोऑर्डिनेशन और बैलेंस फिर इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुमसे ही पूछ लेता हूँ, जैसे कि अगर मान के चलो अगर किसी का बैलेंस खराब हो जाए और सीधा चलना मुश्किल हो, तो बताओ ब्रेन का कौन सा पार्ट इफेक्ट हुआ होगा। कि वो एक पर्सन है, वो से सीधा नहीं चला जा रहा, वो बार बार गिर रहा है, लड़खड़ा रहा है, तो इसका मतलब उसके ब्रेन का, उसके बॉडी में कोई पार्ट काम कर रहा है, खराब होगा, या कोई ब्रेन में, या कहाँ। तो पहली बात तो ब्रेन में, और ब्रेन में कौन सा पार्ट होगा, वो है सेरिबेलम। क्लियर है, आई समझ। तो बैलेंस का काम सारा किसको, इसके हाथ छोड़ा होता है, सेरिबेलम के हाथ। बैला, बैले डांस। तो द सेरिबेलम is responsible for the precision of voluntary actions। वॉलंटरी एक्शंस कौन से, जो आप अपनी मर्जी से करते हो, सोच के करते हो, एंड मेंटेनिंग
the posture and balance posture and balance of the body। क्लियर है? ठीक। अब आ जाते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में। मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तुम अभी उतारो ये। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। याद रखना डायग्राम्स साथ साथ जहाँ जहाँ पेपर में ज़रूरी होती है वहाँ पर साथ साथ बनाते रहना, काम आती हैं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। अब आ जाते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब मेडुला ऑब्लोंगेटा में आप मान के चलो कि कुछ एक्शंस जो होते हैं ना वो हमें कॉन्शियसली हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हार्ट का धड़कना। हार्ट हर्ट और हार्ट में फ़र्क होता है। हार्ट का धड़कना मतलब दिल का धड़कना। ठीक है, सांस लेना, ब्लड ब्लड प्रेशर बढ़ना घटना, ये सब ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। इन सब को मेडुला कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है इन सबको? मेडुला कंट्रोल करता है, क्योंकि ये वॉलंटरी एक्शंस नहीं है, इनवॉलंटरी एक्शन है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, ये बस होते रहता है, इसमें हमारा कोई काम नहीं होता, ये बस खुद ही होते रहते हैं। जैसे हमारा निगलना, खाना निगलना, ये सब। क्लियर है? इन सबको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। जैसे मान के चलते हैं जब आप सो रहे होते हो तो क्या होता है? तब भी हार्ट धड़कता है। ऐसा तो नहीं है कि आप सोए तो हार्ट भी सो गया कि उसने भी सोना है। तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला कंट्रोल कर रहा है। क्लियर है? तो आप लिख देते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो, जो चीज़ तुम्हारे बिना होने पे हो रही हो, बिना तुम्हारे सोचने पे, वो सब इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। और मेडुला क्या करता है? इन्हें कंट्रोल करता है। मेडुला कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस। इसको भी तुम याद कीजिए, ओ से आउट ऑफ कंट्रोल, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शंस सच एज ब्रीदिंग
हार्ट बीट, ब्लड pressure and swallowing। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे इसी में मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, हमारा सेरिबेलम हो गया। मैं पॉन्स के बारे में, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसके बारे में सिर्फ हम वो इसका नाम याद रखेंगे और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम नाम आया है तो बताना ज़रूरी है, लिख लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि पॉन्स helps helps in relaying, ये भी रिले आ गया क्योंकि ये सेंटर में सेरिबेलम पॉन्स मतलब बेटा, relaying messages between different parts of the brain and assists in regulating breathing। क्या regulating ब्रीदिंग। बस इसमें तुम सिर्फ, अगर मैं बोलूँ एक शब्द में बोलूँ तो बस इतना समझ लो कि पॉन्स ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बीच मैसेजेस को पास करने में हेल्प करता है और ब्रीदिंग को रेगुलेट करने में मेडुला की हेल्प करता है। क्या करता है? मैसेज को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में लेके जाता है और मेडुला की ब्रीदिंग में थोड़ी हेल्प कर देता है। मतलब पॉन्स खुद मेजर थिंकिंग सेंटर नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, एक तरह का मतलब असिस्टेंट है, ठीक है, असिस्ट करता है। क्लियर है? डेफिनेशन भी होगी, क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अगर नाम लिया है तो थोड़ा उसके बारे में पता होना ज़रूरी बन जाता है और मेरा बताना ज़रूरी बन जाता है। क्लियर है? अब यहाँ वॉलंटरी, अब बात करते हैं, जैसे हम ऊपर देख रहे थे इनवॉलंटरी इधर आ गया था, वॉलंटरी एक्शन ऊपर आ गया था, तो ये जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन का डिफरेंस है, ठीक है, वो तुम्हें इनडायरेक्टली समझना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो तुम्हें इनडायरेक्टली समझना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, वॉकिंग जो है वो क्या है? वॉलंटरी एक्शन है, जिसमें काम कौन कर रहा है? फोर ब्रेन काम कर रहा है और सेरिबेलम काम कर रहा है। कौन कर रहा है? फोर ब्रेन प्लस सेरिबेलम काम कर रहा है। और ब्रीदिंग, जो कि जिसपे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तो कंट्रोल नहीं का मतलब ये नहीं कि तुम बोलो कि सर देखो मैंने सांस रोक दी, बट नेचुरली तुम्हें पता थोड़ी होता कि तुम कितनी सांस ले रहे हो, कैसे सांस ले रहे हो, जब तक तुम सांस पे ध्यान ना दो, है ना। तो वॉलंटरी एक्शन सारे क्या होते हैं? इनवॉलंटरी एक्शन सारे क्या होते हैं? मेडुला कंट्रोल करता है। और वॉलंटरी एक्शंस कौन? फोरब्रेन और सेरिबेलम कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेशन के लिए। क्लियर है? ठीक। अब आ जाते हैं ब्रेन के साथ दूसरा, कौन सी बात की थी हमने कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ब्रेन की प्रोटेक्शन समझ ली, उसके पार्ट समझ लिए। अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब मुझे बताओ स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कौन करता है? प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कौन करता है? सोचो सोचो, और आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं थक गया हूँ और अभी ट्यूशन का भी टाइम होने वाला है। चलो ठीक, थैंक यू।